गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर काफी सारी बातचीत हमने कर दी थी स्टार्ट। कुछ प्रश्न हम कर चुके हैं और कल का लेक्चर तो भैया क्या मजेदार लेक्चर था, क्योंकि पहली बार हमें होमवर्क में मिला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक ही प्रश्न था मात्र। उम्मीद करता हूं आप बच्चों ने कर लिया होगा और बच्चे अपना होमवर्क रजिस्टर निकाल कर बैठे। सर फटाफट से चेक करा दो सर, हम चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है, पूरे जोश से भरपूर। लेकिन इस चीज में थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारी आप भूल गए पढ़ाने की पद्धति। मैंने कहा था जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पहले पुराने वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले रिवीजन होगी पिछले लेक्चर की, फिर होमवर्क चेक होगा और उसके बाद आज का क्लास वर्क होगा। तो हमने कल किया क्या था, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था इररिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट, उसको सबसे पहले हमने खत्म किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर की थी। इररिडीमेबल डेट वो डेट होता था जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देना है, उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट की कोई बात नहीं होती, जिसके कारण आपका जो कॉस्ट बनता है वो है इंटरेस्ट। लेकिन हमने कहा था कि इंटरेस्ट के साथ हमेशा जो है टैक्स सेविंग ऑफ इंटरेस्ट साथ में आएगी, तो आई इंटू 1 - t चलेगा। मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स चलेगी और डिवाइड बाय आपको फायदा कितना हो, दैट इज द नेट प्रोसीड्स। हमने एक बेसिस पॉइंट नाम की चीज भी कल के लेक्चर में सीखी थी कि अगर क्वेश्चन बेसिस पॉइंट देते हैं तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। हमें याद रहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी कहा जाता है और नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट करने के बाद आता है इशू प्राइस, जिसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाते हैं नेट प्रोसीड्स पर। हमने एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न किया था जहां पर हमने एक चीज सीखी कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी हो तो वो कॉस्ट आपने फेस वैल्यू के ऊपर लगाने की, मार्केट इशू प्राइस के ऊपर लगानी। तो हमने वहां से ये चीज को सीख लिया था कि आईसीआई कभी फेस वैल्यू के ऊपर तो कभी इशू प्राइस के ऊपर लगाता है, लेकिन लॉजिकली इशू प्राइस के ऊपर ही लगना चाहिए, क्योंकि जो इशू एक्सपेंसेस होते हैं दोज आर अ परसेंटेज ऑफ द इशू प्राइस, नॉट ऑफ द फेस वैल्यू। हाँ, अगर क्वेश्चन कभी स्पेसिफिकली आपको कह दे कि भैया फेस वैल्यू पर ही कंप्यूट करो, तो फेस वैल्यू पर कंप्यूट कर लेंगे। वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से मामला सुलझा लेंगे। इंस्टीट्यूट ने कहा है फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फेस वैल्यू ऑब्लिक इशू प्राइस, लेकिन लॉजिकली इशू प्राइस से करेंगे। लेकिन साथ में यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने ये कहा था कि अगर एम्बिग्विटी है किसी भी पॉइंट में तो हम अपनी अजम्पशन नोट लिखकर अपनी तरफ से पूरी कहानी वहां पर जो है सही से बताकर आएंगे। तो अगर आपने इशू प्राइस लिया है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, तो वहां पर नोट लिखकर आएंगे दैट वी हैव टेकन द इशू प्राइस, ऑल्टरनेटिवली वी में टेक द फेस वैल्यू। सिमिलरली हो सकता है आप फेस वैल्यू लेना चाहें, आप फेस वैल्यू भी ले सकते हैं। उस केस में नोट लिख देंगे वी हैव टेकन द फेस वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, ऑल्टरनेटिवली वी में टेक द इशू प्राइस ऑल्सो। साथ ही मैंने कहा था अगर कभी मार्केट प्राइस गिवन होगा तो मार्केट प्राइस में से भी आपने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। ठीक है ना, ये वाली एक इंपॉर्टेंट बातचीत सीखी थी। फिर हम आ गए थे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर, जहां पर हमने फिर से कॉस्ट ऑफ डेट की बात की, लेकिन रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट ऐसा डेट है जिससे आपने अगर पैसा रेज किया तो आपको कुछ समय के बाद उनकी रिडेम्पशन भी करनी होगी। मतलब इसमें एक जो कॉस्ट है इररिडीमेबल वाली, यानी कि इंटरेस्ट, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपने जितना पैसा लिया था नेट प्रोसीड्स के तौर पर वर्सेस जितना रिडेम्पशन के टाइम पर पे कर रहे हो, इन दोनों का भी पुत्र जो डिफरेंस है दैट बिकम्स द कॉस्ट। तो हमने कहा था आई इंटू 1 - t प्लस रिडेम्पशन वैल्यू जो एंड पर देना है माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स डिबेंचर की कितनी लाइफ है, सो दैट हम इस कॉस्ट को भी पर ईयर पर ले आए। और क्योंकि न्यूमरेटर में एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी एवरेज फंड्स लेते हैं ओपनिंग, यानी कि आपका एनपी प्लस एंड वाला वैल्यू दैट इज आरवी डिवाइड बाय 2, और आंसर आता है परसेंटेज में। हमने कहा था ये ज्यादा पॉपुलर मेथड है जहां पर सिर्फ इंटरेस्ट की ही टैक्स सेविंग कंसीडर की जाती है, लेकिन हमारे मॉड्यूल में लिखा है और जो कि सही भी है कि भैया एक और मेथड होता है जहां पर आप जो अमोर्टाइज किया था आपने आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, उसके ऊपर भी टैक्स सेविंग ले सकते हैं। एक्चुअल में तो टैक्स सेविंग सॉरी इसके ऊपर भी मिलता है, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर मेथड है वो एग्जाम में यही वाला यूज किया जाता है इवन बाय द आईसीए, तो हम इसी वाले मेथड के तहत जो है चलेंगे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आपको कह दे कि जो आपने अमोर्टाइज किया है एक्सपेंस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन की, उसके साथ भी टैक्स सेविंग कंसीडर करना, तो आप उसके साथ भी 1 - t को कंसीडर कर लेंगे। यहां पर दो नए वेरिएबल आए थे, एक आया था एन, एक आया था आरवी। आई, टी और एनपी सेम एज अर्लियर थे। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ ऑफ डिबेंचर, और जो आरवी है उसका मतलब है रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। अगर क्वेश्चन कुछ भी ना कहे तो हम इसे पार पर ही रिडीम कर देते हैं, मतलब जितने रुपए की फेस वैल्यू है उतने का ही रिडीम आपने कर देना। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि रिडेम्पशन प्रीमियम पर हो रही है, उस केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप करेंगे तो आपकी टोटल रिडेम्पशन वैल्यू आ जाएगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हमने क्लास में किए थे। पहले तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 को आज हमने खत्म करना है।
ठीक है ना। होमवर्क चेक करने के बाद फिर उसका होमवर्क देंगे और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर जाएंगे, जो कि काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए जी फटाफट से आते हैं। सबसे पहले होमवर्क दिया, चेकिंग कर लीजिए आपका। ये लीजिए, जिस चीज के लिए दिल थाम कर बैठ तुम्हारे बच्चे, वो चीज आ गई आ गई। ला 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 ला। पहला प्रश्न आपको दिया गया था, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। कहता कंपनी इशूज रुपी 10 लाख 16% डिबेंचर ऑफ रुपी 100 ईच। कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ द डिबेंचर्स आर इशूड एट। उसने 3 ऑप्शन दी थी, पार, 10% डिस्काउंट एंड 10% प्रीमियम। तो तीनों तरह से आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन में डिबेंचर की कोई लाइफ नहीं दी थी, मतलब ये इररिडीमेबल डेट का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आई की कंप्यूटेशन कर ली। आई कितना हैगा पुत्र, 16%, तो आ गया 100 रुपए का। फेस वैल्यू का 16%, 16 रुपए। टैक्स है 35%। हम कर रहे हैं सबसे पहले ए का फर्स्ट पार्ट। नेट प्रोसीड्स कितनी है, पहले वाले केस में उसने बोला पार पर है तो 100 रुपए। फॉर्मूला लगा दिया, केडी इज इक्वल टू आई, दैट इज 16 इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। तो ये आपका उत्तर आ रहा होगा पुत्र 10.4%। ए पार्ट टू, ए पार्ट टू, नेट प्रोसीड कैसे है कि फेस वैल्यू है 100 रुपए लेकिन डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो आपकी नेट प्रोसीड रहेगी 90 रुपए। फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में 100 की जगह 90 आ गया और आपका आंसर आएगा जी 11.55%। चेक कर लेंगे आराम से। अगर कभी होमवर्क में गलती हो तो ये नहीं सोचना कि बाद में कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, आराम से रोको और पहले अपना उत्तर जो है उसको ठीक करो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। आज का काम कभी भी कल पर नहीं छोड़ना। तीसरे वाले केस में उसने बोला था 10% प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू थी 100 रुपए, 10 का प्रीमियम ऐड किया, 110 का हो गया जी आपका नेट प्रोसीड्स। तो न्यूमरेटर सेम है, आई इंटू 1 माइनस टी, डिनोमिनेटर में 110 और ये आगे जी 9.45। तो इस क्वेश्चन से भी लर्निंग यही मिली कि जब पार पर था, जब एट पार था तो आंसर आया 10.4। जैसे ही डिस्काउंट आया आपकी इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ गई, बट जैसे ही प्रीमियम पर हमने इशू किया तो हमारी नेट कॉस्ट काफी कम हो गई, इवन उस केस से भी कम जो कि पार वाला केस था। इसी प्रश्न का एक बी पार्ट भी दिया गया था आपको, जिसने कहा इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इफ इशू इज एट पार। मतलब सारे पार्ट नहीं करने वापिस से, ए का 1 2 3 कहता इशू एट पार है, ये एज्यूम कर लो, और ब्रोकरेज 2% है, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आप क्या कहेंगे, नेट प्रोसीड कैसे आ जाएगी बेटा, फेस वैल्यू थी 100 रुपए, कोई डिस्काउंट प्रीमियम तो है नहीं, तो यही वैल्यू इशू प्राइस होगी 100 रुपए, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट है 2% की। ब्रोकरेज का मतलब क्या है, हो सकता है आपने जो इशू किया कोई ब्रोकर अरेंज किया था कि तू हमारे शेयर्स वगैरह बिकवा दे, तुम्हारे डिबेंचर्स बिकवा दे, इसके डिबेंचर है, डिबेंचर बिकवा दे, हम तुझे 2% देंगे। तो 100 रुपए का 2% 98 रुपए मेरा रह गया। नेट प्रोसीड 100 रुपए आने थे लेकिन 2 रुपए ब्रोकर ले गया, तो 98 हमारे पास आए। आई इंटू 1 माइनस टी, न्यूमरेटर में सेम और डिनोमिनेटर में क्या आ गया जी नेट प्रोसीड 98, और आपका आंसर आता है इस केस में 10.61%। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का होमवर्क ठीक होगा, क्योंकि एक आसान प्रश्न था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हमने सोचना आसान था इसलिए, ठीक है ना, मेहनत तो की है, बच्चों ने किया तो है। अब देखो, जब आपने इस क्वेश्चन को खुद से किया तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है, हमें लगता है कि हाँ क्लास में तो सिर्फ नोट ही तो किया था जो सर ने लिखा, लेकिन जब आप खुद से होमवर्क करते हो दैट इज द रियल टेस्ट। और ये मैंने पहले दिन कहा था आपको डेली का होमवर्क मिलेगा, दैट विल बी एज गुड एज द टेस्ट। तो ये आपका टेस्ट था और काफी बच्चों का अगर ये सोल्यूशन सही है भाई तो बहुत बढ़िया, क्या कहने। चलो जी पुत्र, चलो जी पुत्र, ये लीजिए, ये तो हो गया होमवर्क द कम खत्म। आगे बढ़िए, हमने क्वेश्चन नंबर C16 लिखा था, एक मैं एक बार चेक कर लूं हमने कितने प्रश्न किए थे इसमें। ओके, हम इसमें C14, C15 और C16 कर चुके थे, और C16 का उत्तर हमने निकाला था 4.76% जी। जरा अपने सामान को एक बार सेट कर लें। ये लीजिए जी, हम आ गए। लड्डू लिमिटेड का था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर C14। ये लीजिए जी, एक प्रश्न लिख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर C16 हो गया, C17 सॉरी, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर C17। लड्डू हो गया था कल, आज बर्फी की बात करेंगे। बर्फी लिमिटेड, बर्फी लिमिटेड इशूड
10% $10 lakh debentures at 5% discount, full stop. Burfield Limited issued 10% 10 lakh debenture at 5% discount. Tax rate is 40% and life of debentures is 5 years. Life of debentures is 5 years. Find KD if debentures are redeemable at 5% प्रीमियम। ठीक है ना, एक वार्म अप हो जाए। कल जो हमने किया था कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित ये प्रश्न कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रश्न, सिखाकर जाएगा बहुत कुछ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, तो क्वेश्चन कहता है 10% वाले डिबेंचर इशू किए, नंबर ऑफ डिबेंचर 10 लाख, जो कि इररिलेवेंट है। जब इशू किया तो डिस्काउंट था 5%, यानी कि 100 रुपए की फेस वैल्यू क्वेश्चन ने दी नहीं, हम एजम्पशन कर लेंगे कि 100 रुपए माना है हमने, 5% माइनस करेंगे तो 95 रुपी आ जाएगा। नेट प्रोसीड, टैक्स रेट है 40% का, डिबेंचर की लाइफ है 5 साल। जैसे ही लाइफ दिया समझ में आ गया कि रिडीमेबल का क्वेश्चन है। फाइंड केडी इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो रिडेम्पशन जो है वो फेस वैल्यू पर नहीं है, फेस वैल्यू 100, उसमें 5% प्रीमियम जोड़कर यानी कि 105 रुपए हमें वापस करने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई, ओके, यहां लिख लें एक बार, एज द, फेस वैल्यू के लिए नोट लिख देते ना, एज द फेस वैल्यू per debenture is not given, as the face value per debenture is not given, we have assumed it to be 100 rupee. We have assumed it to be 100 rupee. चलिए स्टार्ट करते हैं अब सारे वेरिएबल बनाने। आई का मतलब फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, आई आ गया पुत्र, टी दी गल करिए, टी है 0.40, 40% सी, एन लाइफ ऑफ डिबेंचर है 5 साल, नेट प्रोसीड कड्डन गए था, फेस वैल्यू पुत्र पर डिबेंचर हैगी 100 रुपए, फेस वैल्यू पर डिबेंचर 100 रुपए, ते माइनस डिस्काउंट ऑन इशू इज कितना सी 5%, 100 रुपए का 5%, ₹5 ते आ गया जी नेट प्रोसीड 95 रुपए, 95 बोले तो पुत्र 95 रुपी, 95 रुपी का आ गया जी नेट प्रोसीड। रिडेम्पशन वैल्यू की गल करिए, ਇਹ नया पॉइंट आया ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਆਰ ਰਿਡੀਮੇਬਲ ਐਟ 5% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, means you have to pay extra plus premium on redemption, 100 रुपए का 5%, 5 रुपए, यानी कि टोटल 105 रुपए तुसी देने हैं। देख रहे हो तुसी आए सी 95, नेट प्रोसीड ते रिडेम्पशन किन्ने दी हैगी है 105 ते, ठीक है ना। फॉर्मूला ला लीजिए जी केड़ी दा, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन all divide by RV plus NP upon to multiply by 100.
ਇਹ ਲਿਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ i ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 10 ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0.4, RV ਹੈਗਾ 105, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 95 ਦੀ। कितनी सी जी लाइफ एक बार देख लीजिए, n was 5, ओके, n इज 5 रुपए, सॉरी 5 ईयर्स, तो ये आगे जी 105 जमा 95 बटे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया जी 6, 10 बटे 5 2 ते बटे 105 ते 95 200, 200 बटे 200 इंटू 100, ये आ गया पुत्र जी 8%। सो द कॉस्ट ऑफ डेट इन दिस केस इज 8%। अच्छा पॉइंट था क्वेश्चन के अंतर्गत, रिडेम्पशन वॉज एट प्रीमियम, नोट करेंगे और उसके पश्चात बढ़ते हैं आगे। हो तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, क्या बात है, क्या बात है, तेरा लक तो लगदा लाची दी, फण मर जानी बुगाती दी। ओके, क्या बात है। चलिए जी, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। अगला प्रश्न हमारे इंतजार में, हम वापस आ जाते हैं अपनी क्लास पजल पर। क्लास पजल में प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने आता हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था काफी साल पहले, काफी साल, अरे सॉरी, ये तो होम पजल का सेकंड बताना था, ये नहीं, ये तो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। दिस बिलोंग्स टू आवर मॉड्यूल। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने गलती से अपनी होम पजल वाली शीट देख ली, तो मैंने होम पजल के हिसाब से बता दिया, बताना था मुझे किसके हिसाब से, क्लास पजल के हिसाब से। तो क्लास पजल का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं पहले मॉड्यूल को क्वेश्चन, कहता जी बिट्टू लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 रुपए, कूपन रेट 10% एट पार, मतलब जब इशू किया था तो फेस वैल्यू ही हमें आई थी। ऑन 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012 को किया था, टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 22, यानी कि 10 साल की लाइफ थी। कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1 अप्रैल 17, 2012 में इशू किया, हम 2017 पर पहुंच गए। कहता आज के दिन बताओ जी कितनी कॉस्ट है। मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज ₹80, 100 रुपए का इशू किया था, मार्केट प्राइस 80 तक पहुंच गया, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। कहता कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स एज्यूमिंग 35% का टैक्स रेट। ठीक है, आंसर नंबर 2 हेड लिखते हैं और समझते हैं सिचुएशन को। आंसर नंबर 2, सो अगर मैं एक ये टाइमलाइन बना लेता हूं, हमें ये कहा गया, फिर से एचपी घूम रहा है मेरे साथ, सीपी आ जाइए जी, क्लास पजल। कहता जी बिट्टो लिमिटेड ने इशू किया था 1 अप्रैल 2012 को, इस दिन किया था इशू, और जो मेच्योरिटी है प्लान्ड वो है 1 अप्रैल 2022, मेच्योरिटी मतलब रिडेम्पशन इस दिन होनी है। कहता जी हम कहां खड़े हैं आज की डेट में, यहां 1 अप्रैल 2017 को खड़े हैं। इस दिन का जो मार्केट प्राइस है वो है 80 रुपए। आपने जब इशू किया था यहां का फेस वैल्यू भी और इशू प्राइस भी दोनों ही सेम था 100 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा आपने एट पार इशू किया था। क्वेश्चन हमें कह रहा है आज के दिन खड़े होकर हमें कॉस्ट ऑफ डेट बता दीजिए। जब आज की डेट में पूछ रहा है तो आई विल कंसीडर ओनली द टाइम पीरियड विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टिल 1 अप्रैल 22। जो पहले का समय बीत गया उसकी हमें बात नहीं करनी, क्योंकि कॉस्ट हमसे उस दिन की नहीं पूछ रहा है, 1 अप्रैल 12 की कॉस्ट पूछ रहा है आज की। तो आज यानी कि 2017 से 2022 तक जाता हूं तो कितने साल रह गए, 5 ईयर्स। तो वी हैव टू कंसीडर द लाइफ एज दी 5 ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू 1 अप्रैल 22, और उसके मुताबिक हमें जो है कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई को फ्रीज करते हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपए, क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट का रेट है पुत्र 10%, तो 100 रुपए तो 10% हो गया 10 रुपए, टैक्स रेट है गया 35% यानी कि 0.35। नेट प्रोसीड की बात करें तो उसने कहा हमने पार पर इशू किया था, मतलब जो फेस वैल्यू पर डिबेंचर था वही आपका नेट प्रोसीड हो गया। लाइफ की बात करें तो बैलेंस लाइफ रहती है 5 साल,
और रिडेम्पशन वैल्यू की बात करें, क्वेश्चन ने कुछ कहा कि प्रीमियम वगैरह पर होगा, नहीं, तो इट इज सेम एज फेस वैल्यू पर डिबेंचर। को लिखने का एक और तरीका ये भी है, 100 रुपए ब्रैकेट में सेम एज फेस वैल्यू, सेम एज फेस वैल्यू, सारे वेरिएबल्स मिल गए, सिंपल, इसको फॉर्मूला में भर देंगे और उत्तर निकाल लेंगे। KD इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। आई किन्ने पुत्र 10, टैक्स रेट है 35%, RV 100, NP 100। किसी बच्चे ने नोटिस किया कुछ? हम अब तक एक चीज को गलत करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्या? मैंने कहा अगर हम इशू करते 1 अप्रैल 12 को तो हम नेट प्रोसीड लेते 100 रुपए, लेकिन आज की डेट में अगर मैं इशू करने, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आज की डेट में मैं इशू करने जाता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 80 रुपए, क्योंकि मार्केट में प्राइस 80 है। तो नेट प्रोसीड के सामने जो लिखा है इसको मैं कर रहा हूं कट, ठीक है ना? आप भी ऐसे लिखकर कट करेंगे तभी याद रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का पॉइंट यही है गलती यही होगी, 100 रुपए। तो ये वाला कब लेते? इफ फाइंडिंग KD ऑन 1 अप्रैल 12, तब ये होता, लेकिन अब नहीं। हम क्या बोलेंगे जी, नेट प्रोसीड कितनी है आपकी? 80 रुपए, यानी कि मार्केट प्राइस, रुको इसको ऐसे करते हैं, इसको क्या करते हैं अलग से उतार देते हैं, मेन आंसर में दिक्कत ना करे। इसको अलग से रख दिया। इफ फाइंडिंग KD ऑन 1 अप्रैल 12, तो फेस वैल्यू लेते हैं इतनी, लेकिन आज की डेट की बात करें तो नेट प्रोसीड होगा 80 रुपए, दैट इज मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको कहता कि फ्लोटेशन कॉस्ट है हमारी 10%, मार्केट प्राइस है 80 रुपए, यानी कि अगर आज की डेट में मैं लोगों को इशू करता हूं तो मुझे 80 रुपए से ज्यादा नहीं कोई देने वाला। मैं ये नहीं कह सकता फेस वैल्यू 100, वो कहेगा यार मार्केट से तो हमें 80 रुपए का मिल रहा है, हम 100 रुपए क्यों दे कंपनी को? तो 80 रुपए विल बी माई इशू प्राइस, जो पर्सन कंपनी को देगा वो 80, लेकिन क्या मेरे हाथ में 80 रुपए पहुंचेंगे? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होती तो इस 80 में से वो वाली फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस करते और जो वैल्यू आती दैट कुड हैव बीन द नेट प्रोसीड। तो जब हमने आरपी लिखा, यहां आरबी के बाद सॉरी एनपी लिखा, यहां पर कितना आएगा जी आपका 80 रुपी। सॉल्व करें फर्दर, ये आगे जी 6.50 प्लस 100 माइनस 80/5, 4, 180/2, 90 इंटू 100, 10.5, 10.5 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये आ गया जी 11.67%। गुड क्वेश्चन जी, कंप्लीट करेंगे।
चलिए जी, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 रिडीमेबल डेट। इससे संबंधित होमवर्क को मार्क कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3 से एग्जाम क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स लॉन्ग बैक इन द ईयर 2006। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 से है, मॉड्यूल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 से है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 नवंबर में इंस्टीट्यूट ने पूछा था 5 नंबर के लिए। तो ये 3 प्रश्न आपके रहेंगे होमवर्क में। यहां पर जो काम करेंगे अभी वो है कुछ अलग कुछ नायाब, वो है कुछ अलग कुछ नायाब। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 खत्म हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। सर कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी यही किया था, जानता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ डेट किया था रिडीमेबल। जाकर देखो उसके ब्रैकेट में क्या लिखा था, अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो मेथड हम अभी करके आए, एवरेज के हिसाब से बात करता है, वो हो गया अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन यहां जो मेथड की बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द YTM मेथड, यील्ड टू मेच्योरिटी, या फिर जिसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी आप कह सकते हैं। लिखते आइए, yield to maturity, YTM method oblique present value method। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल डेट की ही कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। वी आर सेइंग दैट वी विल अप्लाई द YTM मेथड ओब्लिक द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आराम से समझेंगे क्या हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत धीरे से समझाऊंगा, पूरा आराम से समझना, क्योंकि यहां पर एक नया चीज का जो है इंट्रोडक्शन होने जा रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बेटा टिका होता है दैट इज ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हालांकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहे स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट अब नहीं पूछता, बहुत ज्यादा उसके प्रश्न ना ही अलग से चैप्टर देता है, लेकिन स्टिल टाइम वैल्यू जो है वो बेस रहता है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब तक हमने जितने प्रश्न किए उसमें हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन यहां आ गया YTM ओब्लिक प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और ये भी बता दें कि ये वाला मेथड ऐसा बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होता था, खासकर जब हमने पढ़ा या उसके बाद और 8-10 साल तक। लेकिन पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में देखा गया कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। RTPs में भी देता है, क्वेश्चन पेपर में भी देता है ऐसा सवाल तो हमने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस जो है कर लेनी है और इसको अपने जहन में बिठा लेना है। पहले इसका बेसिक समझते हैं, इसको समझने पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है लगाने वाला हूं। ठीक है, कहता जी YTM मेथड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इससे पहले हम रिडीमेबल डेट की सीधा सीधा बात करें, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात पहले करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेट्स से एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये है क्या आप जानते हैं, ये है आज और ये है 1 ईयर का एंड। समझ गए, मतलब बीच में जो टाइमलाइन है ये 1 ईयर है। मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं कहीं पर 100 रुपए लगाता हूं तो ये मेरे कितने बन जाएंगे, 108 रुपए। मान लीजिए मैंने कहीं पर 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ये मेरे हो जाएंगे 108 रुपए। तो जो डिफरेंस आ रहा है 8 रुपए का, ये क्या है, मैंने क्या कमाया, इंटरेस्ट। प्रोबेबली मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, किसी बैंक में पैसा लगा दिया, तो 8 रुपए मेरे बढ़ गए। क्यों बढ़े, टाइम के कारण, क्योंकि 1 साल बाद 108 रुपए हो गए। इट मींस दिस इज द टाइम वैल्यू, ये पैसे की टाइम वैल्यू है। जब मैं आज की डेट में खड़ा था, 100 रुपए क्या है, 100 रुपए इज द प्रेजेंट वैल्यू, 100 रुपए इज द प्रेजेंट वैल्यू PV। 108 रुपए क्या है, इस पैसे की वैल्यू जो हो गई फ्यूचर में, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। सो टाइम वैल्यू अगर मैं कहना चाहूं, टाइम वैल्यू इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। हमने क्या किया, ये 8 रुपए कैसे आए,
108 में से 100 रुपए माइनस किए, यही तो हमारा टाइम वैल्यू आया 8 रुपए। बेसिक समझिए बिल्कुल। तो ये क्या होता है जी, दिस इज नोन एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट द अमाउंट ऑफ मनी विच इज टुडे is not going to remain same over the different periods of time। समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू बदलती रहेगी। कहने का मतलब जो आज की डेट में 100 रुपए हैं वो एक साल बाद 100 नहीं रहेगा, एक साल बाद हमारे इस एग्जांपल में 108 हो गया, अब ये दूसरे साल ना 100 रहेगा ना 108 रहेगा, इसकी वैल्यू और बदल जाएगी, इसकी वैल्यू और बदल जाएगी। इस बात को भी समझिए, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और समझते हैं इसमें। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिडीमेबल डेट से इसको करवाऊंगा कोरिलेट। पिछला मेथड का नाम अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों था? अगर आपको याद हो, रिडीमेबल डेट जो हमने पिछला अभी करके आए अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला, ये हम कह रहे थे ये आज है 0 पीरियड, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 ईयर, और ये अप टू ऐसे ऐसे करते हुए nth ईयर। और ये जो n था हमने कहा था ये डिफाइंड है। आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में आपके पास पैसा आता है, पैसा आया, किस चीज का आया, आपके पास नेट प्रोसीड जितना अमाउंट आया कंपनी के पास, लेकिन उसके बदले आप हर साल क्या पे करते रहे, इंटरेस्ट पे करते रहे। हर साल तक जब तक डेट चला इंटरेस्ट पे करते रहे, और लास्ट में एक आपने रिडेम्पशन वैल्यू को भी पे कर दिया, लास्ट में आपने एक रिडेम्पशन वैल्यू को भी पे कर दिया। 0 ईयर में पैसा आया मींस इट इज द इनफ्लो, बाकी सभी ईयर्स में पैसा जा रहा है, दिस इज द आउटफ्लो। सिर्फ मुझे ये बताइए क्या जो टाइमिंग है वो सेम है यहां पर पैसे के आने और जाने की? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। हम अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या कर रहे हैं, हम रिगार्ड ही नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आरवी यहां है, एनपी सॉरी आरवी यहां है, इंटरेस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर है, लेकिन हम सिंपल फॉर्मूला में यूज करते चल रहे हैं। हमने कहीं पर भी टाइम वैल्यू की बात नहीं की, जो कि सरासर गलत है। गलत है इन द सेंस सही नहीं है। ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड गलत है, एग्जाम में कर दोगे तो गलत होगा ना। एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन मेथड ही मेनली अभी भी चलता है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड ही चलेगा। लेकिन वाईटीएम इज मच सुपीरियर मेथड, जो कि एग्जैक्ट आपको कॉस्ट निकाल कर देता है, कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ध्यान से सुनते जाइए, इसको अभी लिखना मत कुछ, मैं लिखने का समय दूंगा, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, सिंपल एक साल बनाकर चलते हैं। एक साल से समझना, देयर इज ओनली 1 ईयर। कंपनी ने पैसे लिए, लेट्स से कंपनी ने लिए 100 रुपए और कंपनी ने यहां 110 रुपए वापस कर दिए। कंपनी ने लिए 100 रुपए और एक साल बाद कंपनी ने वापस किए 110 रुपए। अगर मैं यहां से जानना चाहूं व्हाट इज द कॉस्ट, अगर मैं यहां से जानना चाहूं व्हाट इज द कॉस्ट, तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 रुपए का। यानी कि कंपनी क्या करती है, जिस पर्सन से 100 रुपए आज की डेट में ले रही है उसे 10 रुपए जोड़कर 110 वापस कर रही है। यानी कि जो डिफरेंस है 10 रुपए, इट इज रिप्रेजेंटिंग दी कॉस्ट। और अगर परसेंटेज में देखना चाहूं तो कितना रुपए आपने ऐड किया 100 रुपए में, 10%। 100 रुपए में 10% ऐड किया तो ये क्या हो गया, आपके लिए कॉस्ट हो गया। पहले ये बताइए सिर्फ, क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो वापस से बस करेंगे सिंपल। पहले इसको देखिए, मैं एक कंपनी हूं, आप, जी हां आप जो लेक्चर के सामने इस वक्त बैठे हैं, आप है इन्वेस्टर। आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने एक साल बाद आपको 110 रुपए वापस कर दिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई? मेरी कॉस्ट कितनी? मैंने कहा मैंने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए, लिए कितने थे 100 रुपए, तो 10% मेरी कॉस्ट हो गई। और आपके लिए जो मेरे लिए कॉस्ट है वो आपके लिए क्या रिटर्न है? आप एज ए इन्वेस्टर समझो, अगर आपने 100 रुपए कहीं पर लगाए और एक साल बाद 110 वापस आ गए तो आपको कि भैया 10% की मेरी रिटर्न आ गई, सिंपल। यानी कि जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, इसी से आपकी कॉस्ट निकल कर आती है। ये 10% क्या है? दिस इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी, दिस इज कॉस्ट फॉर कंपनी। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। ये मैं अलग से बता रहा हूं, कोई खास इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है वो ऐसा वर्ड यूज करे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज नथिंग, इट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। हमारे चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से बात करते हैं, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें दैट इज द कॉस्ट फॉर कंपनी, ना कि रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। अब ये आसान एग्जांपल था, यहां से हमें ये समझ आ गया कि
आज की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में जो गैप है, इट इज नथिंग, इट शोज द कॉस्ट फॉर वन पार्टी एंड द रिटर्न फॉर द अदर पार्टी। हमारे मेथड का नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू मेथड। यानी कि जो फ्यूचर की वैल्यू है हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू मेथड इस तरह समझ लो, इतना मुश्किल नहीं सर, भारी सी लाइन बोल दी, कुछ नहीं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब मेथड मतलब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर करेंगे। दूसरा क्या लेगा? यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। ये वर्ड किसके यूज किया गया है? इन्वेस्टर के लिए। यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब रिडेम्पशन। तो आपको जब लास्ट तक पैसा मिलेगा तब तक की कितनी रिटर्न आपकी बनेगी, यील्ड टू मैच्योरिटी। मेरे इस केस में तो मैंने एक ही साल रखा, तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो यहीं पर हो गई पहले साल के अंत में। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितनी रिटर्न आई? 10%। ये हमने फाइनलाइज कर लिया। नाउ जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तो एक साल नहीं होगा, क्वेश्चन में तो एक से ज्यादा ईयर्स होंगे, तो वहां पर किस प्रकार से करना है उसी चीज को हमने यहां पर समझना है। बेसिक यही है। अब जो करेंगे वो कंप्यूटेशन के लिए होगा। पहले बेसिक आराम से समझ लो। एक और लाइन में आपको लिखवा देता हूं, ब्यूटीफुल, आपको समझ में आ जाएगा। एक और लाइन आज लिख लेते हैं। आज की प्रेजेंट वैल्यू पर, आज की प्रेजेंट वैल्यू पर कंपनी ने टोटल डैश अमाउंट का, आज की प्रेजेंट वैल्यू पर कंपनी ने टोटल डैश अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू दिया, तो कंपनी का जो एनुअल कॉस्ट परसेंटेज आया वही केडी है। बड़ी आसान सी बात होगी। हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने 100 रुपए लेकर 110 वापस किए, तो जो परसेंटेज आया कॉस्ट का कितना? 10%। वही क्या है? वही केडी है। सिंपल। इसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। फर्क सिर्फ इतना होगा, यहां पर देखने में बहुत आसान लग रहा है क्योंकि ईयर एक ईयर नहीं होगा, डिफरेंट ईयर्स में इंटरेस्ट जा रहा है, फिर लास्ट ईयर में रिडेम्पशन वैल्यू जाएगी, तो करने में थोड़ा सा अंदाज बदलेगा, लेकिन बेसिक यही है। प्रेजेंट वैल्यू मेथड यही कहता है आपने जितना आज की डेट में लिया और जितना फ्यूचर में वापस कर रहे हो, उन दोनों का डिफरेंस देखो किस रेट पर बन रहा है, उसको कहते हैं केडी। ठीक है ना? वही होगा आपका केडी। वापस आऊंगा यहां पर, पहले सिंपल आराम से समझते हैं। तो हम यहां आ गए, यहां आ गए, सुनते जाना। यहां पर 0 ईयर में पैसा आ रहा है, जैसा हमने कहा था मैं कंपनी हूं, आपसे मुझे पैसा आएगा, बाकी सभी ईयर में मैं आपको पैसा दूंगा। जब तक रिडेम्पशन नहीं होती हर साल मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट, और जिस साल में रिडेम्पशन होगी उस साल में मैं आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी वापस कर दूंगा। हमने यहां पर क्या सीखा इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में, कि हमें ऐसा रेट ढूंढना है जहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर मैच हो जाए। कैसे? सिंपल सी बात समझिए। अगर मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, मेरी प्रेजेंट वैल्यू थी 100 रुपए, मेरी फ्यूचर वैल्यू थी 110 रुपए। कहने के दो तरीके। मैं कहता हूं मैंने अपनी प्रेजेंट वैल्यू में 10% ऐड किया, तो ये वैल्यू बन गई 110 रुपए। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू को किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि वो इसके साथ मैच कर जाए। आराम से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू को, देखो दो तरीके हैं करने के, चाहे पहली वैल्यू से बाद वाली वैल्यू पर पहुंच जाओ या बाद वाली वैल्यू से पहले पहुंच जाओ। अगर हम यहां पर देखें, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर पहुंच जाओ या फिर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ जाओ। जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जब प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंडिंग, और जब फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ उल्टा उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। हम डिसीजन किस समय पर ले रहे हैं? हम YTM के अकॉर्डिंगली केडी कब निकाल रहे हैं? आज निकाल रहे हैं या फ्यूचर में निकाल रहे हैं? ऑब्वियसली आज निकाल रहे हैं। जब मैं लिखता हूं ये वाला पॉइंट आज, इसका मतलब जो डिसीजन पॉइंट है वो ये है, हम आज निकाल रहे हैं, जिसके कारण प्रेफरेबली हम हमेशा यूज क्या करते हैं? इस चीज का यूज करते हैं, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पर ले आओ। तो अगर मैं यहां पर देखूं, मैं फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पर ले आया,
कौन सा ऐसा रेट है जिस पर डिस्काउंट करूं? अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से समझो जितना मैं बोल रहा हूं। मैं 10% पर डिस्काउंट करूं तो ये वेरी वैल्यू 100 रुपए आ गई, यानी कि जिस वैल्यू से मैं स्टार्ट हुआ था उससे ये मैच हो गई। इसका मतलब जो केडी है वो है 10%। 100 रुपए में 10% ऐड करो, या फिर फ्यूचर वैल्यू 110 को किस रेट पर डिस्काउंट करूं कि वो प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो जाए 100 रुपए के, तो वो जो रेट है उसी को केडी बोलते हैं। तो हमने यहां पर क्या करना, आराम से सुनते जाइएगा। हमने यहां पर क्या करना, जितनी भी ये वैल्यूज हैं, हम इन सबको क्या करेंगे जी, उठाकर लाएंगे यहां। हम इन सब वैल्यूज को उठाकर लाएंगे यहां का मतलब, इन सभी की यहां पर क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे मतलब वैल्यू एज ऑन टुडे, वैल्यू एज ऑन टुडे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? आप बाद वाली फ्यूचर वाली वैल्यूज को उठाकर प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। मैंने भी क्या सिखाया, जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हैं कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं डिस्काउंटिंग। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो फिनोमिनन है, जब आप बाद वाली वैल्यूज, फ्यूचर वाली वैल्यूज जो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, n ईयर्स के बाद दिख रहे हैं, जब आप उसको यहां पर लेकर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग। हम ये क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग। यहां लिख देता हूं, समझ जाना, डिस्काउंटिंग। और मैंने अभी आपको क्या सिखाया, जो छोटे एग्जांपल में सीखा, स्टार्टिंग के वैल्यू 100, फ्यूचर की वैल्यू 110, 110 को डिस्काउंट किया 10% पर, वो तो प्रेजेंट से मैच हो गया, मतलब 10% वॉज द केडी। अब क्या है हमारा, सेम सिचुएशन यहां एज्यूम करो, सिर्फ 1 साल के बजाय नंबर ऑफ ईयर ज्यादा हो गए। मैं अपनी सारी फ्यूचर वैल्यूज को उठाकर यहां ले आया, ये बना दिया मैंने पीवी। जिस रेट पर मेरा ये पीवी और ये एनपी मैच कर गए वो हमारा क्या है, सिंपली दैट इज दी केडी, दैट इज दी केडी। आइए लिखते हैं, डिस्काउंटिंग किया। डिस्काउंटिंग क्यों किया जाता है, लिख देते हैं यहां पर, डिस्काउंटिंग इज डन टू ब्रिंग फ्यूचर वैल्यूज इनटू प्रेजेंट वैल्यूज। डिस्काउंटिंग इज डन। अब सवाल ये उठ रहा है, सर डिस्काउंटिंग करते कैसे हैं? वो प्रोसीजरल पार्ट है, मैथमेटिक्स से वो सीख जाएंगे। पहले मेनली कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अल्टीमेटली क्या बोला कि ऐसा रेट जिस पर मेरी नेट प्रोसीड मेरी फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू से मैच कर जाएगी, वो रेट कौन सा होगा जी, वो रेट हमारा होगा कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे हमने यहां पर भी लिखा, आज की प्रेजेंट वैल्यू पर कंपनी ने टोटल डैश अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू दिया, तो कंपनी की जो एनुअल कॉस्ट परसेंटेज आया वही केडी है। सो यहां लिख दें, दैट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू of future amounts is equal to net proceeds, दैट रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अमाउंट्स इज इक्वल टू नेट प्रोसीड। जब एक्चुअल में हम करेंगे ना, हम एक टेबुलर फॉर्म में बनाकर करते हैं, जहां पर पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाद वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो उनका जो नेट आएगा जब वो जीरो आ गया, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट्स इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, इसका मतलब मेरी नेट प्रोसीड अगर 100 है और इनकी फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू भी 100 आ गई, जिस रेट पर वो हमारा केडी होगा, ये दोनों सेम आ गई, मतलब इनका नेट इफेक्ट कितना है, जीरो। इनका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, जीरो। तो जिस रेट पर ये दोनों मैच कर गई, मतलब वही हमारा क्या है, केडी है। द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर पेमेंट इक्वल टू एनपी, दैट रेट इज केडी, दैट रेट इज केडी। अभी और डिटेल में करेंगे इसे, चिंता मत कीजिए।
ठीक है, अब बात आई फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे लाते हैं। बहुत ही आसान, आपने ये फॉर्मूला तो कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू तक लेके जाना है तो अपने को दो वेरिएबल चाहिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर रहे हो जो इन्वेस्टमेंट है, और कितने समय के लिए कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं मेरे पास आज की डेट में 1,000 रुपए हैं, मैं इसको 10% पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं 2 साल के लिए, तो मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। सो द फ्यूचर वैल्यू शैल बी 1000 इंटू 1 प्लस रेट दैट इज 0.10 रेज टू पावर 2। तो 1000 इंटू 1.10 रेज टू पावर 2, कैलकुलेट करते हैं इसे 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये आ गया जी 1210 रुपए। तो ये होता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, और ये क्या है, कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला जहां पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता है। तो एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। यहां से मैं कह सकता हूं दैट पीवी इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो कैसे, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। Further simplifying, I can also say like this, 1 plus r raised to power n को अलग कर दिया, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर n। जो ये 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर n है, इसे बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज PVF, कॉल्ड एज PVF। बिल्कुल संयम से आराम से चल रहे हैं, सब चीज को समझते जाइए। हो क्या रहा है, YTM मेथड। पिछले मेथड का नाम अप्रोक्सीमेशन क्यों था, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर हमारी वैल्यूज हैं, स्टिल वहां पर हमने किसी प्रकार से डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का यूज नहीं किया, तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया जिसने टाइम को ही डिसरिगार्ड कर दिया। लेकिन ये मेथड कहता ऐसे नहीं करना है, जो पैसा आ रहा है वो 0 ईयर में जा रहा है डिफरेंट ईयर्स में, यू नीड टू करेक्टली फाइंड आउट द केडी। और केडी क्या है, इट इज नथिंग। अगर मैं कह रहा हूं मैंने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किया, मुझे फ्यूचर में 110 रुपए मिल गया, तो मेरे लिए जो रिटर्न है 10% वो दूसरी पार्टी के लिए कॉस्ट है। तो हमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को यूज करते हुए जाना है, जिसके लिए जरूरी क्या है, हम फ्यूचर वाली वैल्यूज को उठाकर प्रेजेंट में लाएंगे, और जो हमारी प्रेजेंट में वैल्यू पड़ी है उसके साथ उसको वर्सेस करेंगे, उसके साथ मैच करेंगे उसे। जहां ये दोनों वैल्यू मैच कर गई जिस रेट पर, वो रेट होता है हमारा केडी का रेट। और डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने इस फॉर्मूला का यूज करना है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है। ये क्या है जी, दिस पॉइंट इज आर प्रेजेंट। जब मैं आज खड़े होकर देख रहा हूं, जितनी भी ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ये सब क्या है, फ्यूचर वैल्यूज। तो इन्हीं को तो मैंने डिस्काउंट करना है एक एक करते हुए। जैसे पहले साल का इंटरेस्ट, उसको डिस्काउंट करूंगा, दूसरे साल की वैल्यू को, तीसरे साल की वैल्यू को, चौथे साल की वैल्यू को। तो जिस रेट पर इन सभी वैल्यूज का सम टोटल डिस्काउंट करने के बाद मेरी प्रेजेंट वैल्यू से मैच कर गया, वही रेट हमारा क्या होगा जी, केडी होगा। समझने वाली बात क्या, ये जो 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन है, ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालते हैं इसे वो भी सीख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर फॉलोइंग। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर ए, एट 10% फॉर 1 ईयर। 10% पर पहले साल का फैक्टर निकालकर बताना है। क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 1.10, रेज टू पावर 1 तो सेम आ गया। तो कैलकुलेटर उठाइए और 1 डिवाइड बाई 1.10 कर दीजिए, ये आ गया 0.909। 3 डेसिमल प्लेस तक आपने लेना है अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 3 डेसिमल प्लेस तक आपने कंसीडर कर लेना। और करते आइए, मैं कहता हूं निकालिए एट 27% फॉर 0 ईयर। 0 ईयर हम कहेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 27 है तो 0.27 रेज टू पावर 0। ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1.27 रेज टू पावर 0। ये तो मैथमेटिक्स में बचपन का रूल सीखा हुआ था कि किसी की भी पावर रेज टू 0 हो, किसी की भी रेज टू पावर 0 हो तो आंसर 1 ही होता है। तो ये आ गया 1। यार ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर लॉजिकली थोड़ा सा समझो,
जीरो ईयर में जब भी किसी चीज का फैक्टर बोलेगा, जीरो ईयर में कोई भी रेट हो, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। रीजन, जीरो ईयर का मतलब क्या है, मैं बार बार यहां पर जीरो क्यों लिखता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो? जीरो मतलब प्रेजेंट, आज। तो आज के अगर 100 रुपए आपके हाथ में है तो उसकी तो वैल्यू 100 रुपए ही है ना। अगर फ्यूचर के 100 होते एक साल बाद के, तो आज की वैल्यू डिफरेंट होती, लेकिन आज की डेट प्रेजेंट में जो 100 है वो तो आज की डेट में 100 ही है, तो इसीलिए उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 आता है। समझ रहे हो? अगर मैं कहूं मेरे पास 100 रुपए एक साल के बाद आने हैं, एक साल के बाद का फैक्टर है 0.909, तो इसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, 90 रुपी 90 पैसे, यानी कि 90 रुपए 90 पैसे को अगर आज मैं 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करूं एक साल के लिए, तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे एट द एंड। लेकिन जो आज ही मेरे पास 100 रुपए है उसकी तो वैल्यू 100 ही रहेगी ना, इसलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जीरो ईयर का हमेशा 1 ही आएगा। आप रेट कोई भी कंसिडर कर लीजिए चाहे। इसको रब कर देते हैं, आराम से समझेंगे और कुछ एग्जांपल और बनाते हैं। यहां लिख ले पहले एक नोट, एट जीरो ईयर पीवीएफ shall at 0 year PVF shall always be 1। और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, at 12% for थर्ड ईयर, आप क्या कहेंगे, फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n, कितना है 3, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1.12 रेज टू पावर 3। कैसे करेंगे समझेंगे सही बच्चे, कैलकुलेटर उठाएंगे अपना, कैलकुलेटर उठाएंगे, 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल प्रेस करो पहले साल का, इक्वल प्रेस करो सिर्फ दूसरे साल का, इक्वल प्रेस किया तीसरे साल का, ये आ गया जी 0.711। सुनना भी, ये कल भी बताया था मैंने, जब भी राउंड ऑफ करना, जैसे मैंने इसमें बोला 3 डेसिमल प्लेस तक करना, तो आपने 4th डेसिमल प्लेस को देखना, अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो आपने थर्ड वाले को 1 इंक्रीज कर देना। तो यहां पर था कितना 7117, तो हम इसे क्या कर देंगे 712। 3 डेसिमल प्लेस तक आपको अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को लेना है। इसकी कंप्यूटेशन में कोई दिक्कत ना आए इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं। एक और करते आइए, आप निकालिए एट 15% फॉर फोर्थ ईयर, 15% पर मुझे चौथे साल का बताइए, 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 4, यानी कि 1/1.15 रेज टू पावर 4। क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.15, 4 बार इक्वल दबाना है, पहले दबाया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये आ रहा है 0.5717। मैंने कहा था 3 डेसिमल प्लेस तक करना राउंड ऑफ, तो 572 हो गया जी, 0.572। ठीक है ना। तो इस तरह से आप पीवीएफ निकालेंगे, और निकालने का रीजन क्या है, रीजन क्या है निकालने का, डिफरेंट ईयर्स हैं भैया, डिफरेंट ईयर। पहले साल के लिए पहले साल का पीवीएफ चाहिए, दूसरे साल के लिए अपने को दूसरे साल का पीवीएफ चाहिए, तीसरे के लिए तीसरे साल का फैक्टर चाहिए, और वो मल्टीप्लाई किससे होते रहेंगे, इन वैल्यू से, ये जो फ्यूचर वाली वैल्यूज आपके पास लिखी हुई है। ठीक, ओके, ये जो एग्जांपल किया था ये आपको क्लियर था। अब मैं इसमें यहां पर बता सकता हूं, ये देखो ये वाली चीज बताई थी मैंने, जब 100 रुपए में 10% ऐड किया, एक तो ये तरीका था 110 तक पहुंचने का, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, 110 से वापस भी 100 पर आ सकते हैं, रेट आपको पता है 10%। 110 मेरी फ्यूचर की वैल्यू, मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने सीख लिया 1/1 प्लस आर, यहां कितना है आर 0.10, सिर्फ एक ही ईयर है 1.1, ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1.10 जो कि आ रहा है 0.909। यानी कि अगर आप अपनी फ्यूचर वैल्यू को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आप प्रेजेंट वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू कितनी है 110, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 909, जरा करिए 110 इंटू 0.909, ये आ गया जी आपका अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए। उम्मीद करते हैं इसमें किसी प्रकार की दिक्कत अब समझने में नहीं होगी।
प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाते हैं बोला जाता है कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट पर आते हैं तो बोलते हैं डिस्काउंटिंग। फ्यूचर वाली जो वैल्यू है आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो मैंने आपको यहां पर सिखाया। फ्यूचर वाली वैल्यू को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लीजिए यहां भी एक बार लिख देते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू अल्टीमेटली कैसे आ रही है, फ्यूचर वैल्यू को पीवीएफ मल्टीप्लाई करने से। और ये जो पीवीएफ है ये डिपेंड करेगा आपका कितना रेट है और कितने साल, कौन से साल की फ्यूचर वैल्यू जिसको आप प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, ये उन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने ये कहा जो एक साल के बाद 110 रुपए है वो आज की रेट में 100 रुपए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2 साल बाद 110 होगा वो भी आज 100 होगा 10% पर। जो 2 साल बाद 110 है वो आज 100 10% पर नहीं होगा। समझ रहे हैं? रुको एक दो एग्जांपल बना देते हैं। और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज दिक्कत में आ जाएंगे। एक छोटा सा फिर से एग्जांपल बना लेते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110 रुपी to be received in following cases, फुल स्टॉप। आर को कंसीडर कीजिए 10%। ये लीजिए पहला केस, आपको अगर 110 रुपए मिलने हैं आफ्टर 1 ईयर, फ्यूचर वैल्यू जो है 110 रुपए की वो 1 साल बाद मिलने हैं, तो हम कहेंगे आप क्या करिए, फ्यूचर वैल्यू 110 रुपए इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आर परसेंट कितना है 10% और एन कितना है 1 ईयर। देखते जाइए, अगर मैं कहता हूं आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 110 रुपए आपको 2 साल के बाद मिलने हैं तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको आफ्टर 3 ईयर्स मिलने हैं, इफ यू आर टू रिसीव दी 110 रुपी आफ्टर 3 ईयर, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो आर और एन का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू कौन से साल के बाद की है। जैसे यहां आए 110 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 साल का फैक्टर 0.909। दूसरे साल का फैक्टर, अगर मैं 2 साल के बाद ये 110 रुपए मिलेंगे मुझे, तो आज की डेट में इनकी वैल्यू क्या है, 110 इंटू 0.751, ये है 10% पर तीसरे साल का फैक्टर। सो 110 इंटू दिस, ये आता है आपका 100 रुपए। कहने का मतलब जो आज 100 रुपए है वो 1 साल बाद 110 बन जाएगा 10% पर। जो 2 साल बाद 110 है उसकी वैल्यू आज की डेट में 90.86 रुपी ही है। रीजन कितना आसान है, यहां सिर्फ 1 साल बाद ही आपको 100 रुपए मिल रहे थे, ओनली आफ्टर 1 ईयर, लेकिन यहां पर 2 साल के बाद 110 बनेंगे, तो आज मैं कितने रुपए लगाऊं। पहले वाले केस में क्या है, मैंने आज बैंक में डाल दिए 100 रुपए, 1 साल के बाद 110 हो गए। दूसरे वाली सिचुएशन में क्या आया, बैंक कहता मैं आपको 2 साल बाद 110 रुपए दे दूंगा, तो आप आज कितना लगाओगे। तो आज हम कितना लगाएंगे 90.86, क्योंकि इसके ऊपर 2 बार इंटरेस्ट आएगा, एक पहले साल का एक दूसरे साल का, तो इसलिए इसकी वैल्यू आज के डेट में कम है। और तीसरे की और भी कम आएगी, 110 इंटू 0.751, ये आ रहा है 82.61 रुपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तीनों सिचुएशन में हमने क्या किया, ये देखिए, ये हम खड़े हैं प्रेजेंट वैल्यू पर। मैंने 3 केस बनाए, केस ए, केस बी और केस सी। केस ए में मैंने कहा आपको 1 साल के बाद ही 110 मिल जाएगा, केस 2 में दूसरे साल के बाद, और केस 3 में मैंने कहा तीसरे साल के बाद 110 मिलेगा। तो आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहले वाला जो केस है ए केस, उसमें 1 साल ही मिल जाएगा, तो सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट है, इसीलिए उसका आंसर कितना आया 100 रुपए। सेकेंड ईयर में गए, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आज मुझे कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तीसरे साल में तो 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 82.61 रुपी। तो ये लॉजिक टाइम वैल्यू का माइंड में क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है।
अब आपने जो रहता है फटाफट नोट कीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं।
चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। जरा थोड़ा सा और इसमें लिखना है, एक दो पॉइंट, और उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। ओहो हो, ये हो गया खत्म, जस्ट होल्ड। ये लीजिए जी, वो वाला हमारा पूरा हो गया खत्म। लास्ट पेज था हमारे शीट में, तो हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर पर आ गए, लिखेंगे स्टेप्स, लिखेंगे स्टेप्स। नंबर 1, फाइंड आउट इनफ्लो एंड इट्स टाइमिंग। इनफ्लो मतलब पैसा कब आ रहा है और उसका टाइमिंग। क्या लगता है आपको, पैसा कब आएगा? जब कंपनी इशू करेगी तो पैसा आएगा ऑब्वियसली 0 पीरियड में। इनफ्लो आना, टाइमिंग मतलब कब। तो यूजुअली लिख लेंगे, यूजुअली इनफ्लो विल बी नेट प्रोसीड्स इन 0 ईयर, मतलब प्रेजेंट में। ठीक है ना, कंपनी जब इशू करेगी नेट प्रोसीड आएंगी, और कब? 0 ईयर में आएगी। बी पॉइंट, फाइंड आउट आउटफ्लो एंड इट्स टाइमिंग। क्या होगा आउटफ्लो? आउटफ्लो एक इंटरेस्ट का है और एक रिडेम्पशन वैल्यू का है। टाइमिंग, इंटरेस्ट नॉर्मली हर साल में होगा, रिडेम्पशन वैल्यू नॉर्मली लास्ट साल में होगी। तो यहां पे लिख लेंगे यूजुअली इंटरेस्ट इन एवरी ईयर एंड redemption value in last year। इंटरेस्ट इन एवरी ईयर और रिडेम्पशन वैल्यू इन लास्ट ईयर, यूजुअली ऐसा होगा। फाइनली डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज, डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज टू मैच विद प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज टू मैच विद द प्रेजेंट वैल्यू। हमें करना क्या है, जो आज की डेट है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था 100 रुपए आज, 110 फ्यूचर में, तो वो जो फ्यूचर वाला 110 है उसको प्रेजेंट में लाओ, और जिस रेट पर वो फ्यूचर प्रेजेंट से मैच कर गया, मतलब वो रेट आपका केडी है। सच रेट एट विच पीवी इज इक्वल टू एफवी। ऐसा रेट जिस पर फ्यूचर और प्रेजेंट मैच कर जाए इज द केडी। लेकिन दिखने में लग रहा है आसान है, ऐसा रेट एकदम से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। तो हम यहां पर लिख रहे हैं वी शैल यूज द इंटरपोलेशन मेथड। लिखेंगे वी शैल यूज द इंटरपोलेशन मेथड टू फाइंड आउट सच केडी। क्या होता है ये इंटरपोलेशन मेथड? थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, अभी जब प्रश्न करने जा रहे हैं वहीं पर आपको बता देंगे। वी शैल यूज द इंटरपोलेशन मेथड टू फाइंड आउट सच केडी। ठीक है ना। जस्ट होल्ड एक मिनट, चेक कर रहा था। ओके, आई हैव टू चॉइसेस। ठीक है, आइए जी, तो हम चल रहे हैं जरा प्रश्न नंबर 3 पर। क्लास पजल में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे जी।
आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ चुका है 5 मार्क्स का। हालांकि जब ये एग्जाम्स में आया था तो उसने अप्रोक्सीमेशन मेथड पूछा था, लेकिन जब मॉड्यूल ने इसे वापस से डाला नए वाले मॉड्यूल में तो उन्होंने इसमें YTM डाल दिया। देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इफ द कंपनी इश्यूज इट सेज 10% डिबेंचर्स, इंटरेस्टेड है 10%, फेस वैल्यू 100 रुपए एंड रियलाइजेज रुपी 96। रियलाइजेज रुपी 96 का मतलब नेट प्रोसीड्स जो है वो 96 रुपए की। डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 12%। 12 साल के बाद रिडेम्पशन है, 12% का प्रीमियम है। फेस वैल्यू है 100 रुपए, 12% प्रीमियम पर रिडीम करते हो, यानी कि आप दे रहे हैं 112 रुपए। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज पर YTM कहता टैक्स रेट एज्यूम करना 50% का है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे तो आफ्टर टैक्स सेविंग ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, हम चलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर। लिख लेते हैं आंसर नंबर 3। पूरी तरह से ध्यान अपना केंद्रित रखना है आपने इस प्रश्न को करने के लिए। ये लीजिए, ये एक बना ली हमने टाइमलाइन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये है आज की डेट 0 ईयर, ये है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड अप टू कितने साल हैं? 12 ईयर्स। कुछ बच्चे सोच रहे हैं एग्जाम में क्या इसे बनाना जरूरी है? जी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर इसे बनाएंगे तो हेल्प बहुत हो जाएगी, तो आसान रहेंगी चीजें। 0 ईयर में क्या आ रहा है हमारे पास? पैसा आ रहा है, किस चीज का? नेट प्रोसीड्स का। 0 ईयर में वी रिसीव द अमाउंट ऑफ नेट प्रोसीड्स। बाकी सभी ईयर्स में व्हाट आर वी गोइंग टू पे? वी आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट। बस ध्यान ये रखना, जब इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट आएगा आफ्टर 1 - T, यानी कि नेट ऑफ टैक्स सेविंग। और 12th ईयर में क्या देने वाले हैं? रिडेम्पशन वैल्यू। मैंने क्या कहा था जब स्टेप्स लिखवाए आपको? आइडेंटिफाई ऑल द इनफ्लोज एंड द टाइमिंग। तो इनफ्लो कहां है? 0 ईयर में किस चीज का? नेट प्रोसीड का। कितने रुपए का है ये भी लिख लेते हैं। आपको 96 रुपए रियलाइज हुए 0 पीरियड में। उसके बाद हमने कहा था आइडेंटिफाई द आउटफ्लोज अलोंग विद द टाइमिंग। तो आउटफ्लो कहां है आपका? एक तो 12th ईयर में है, कितने रुपए का? 112 रुपए का। 100 रुपए आए, 100 रुपए आए और 12% प्रीमियम के साथ विदाई करते हो डिबेंचर के, तो 112। और हर साल इंटरेस्ट दोगे कितने का? क्वेश्चन ने कहा आपको 10% का इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो 10 रुपए और 50% का टैक्स रेट, यानी कि 5 रुपए इंटरेस्ट के देने वाले हो हर साल फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 12। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। YTM मेथड से करना है। और YTM क्या बोलता है? ये जो सारी वैल्यूज हैं, कौन सी? ये मैंने देखो ये क्या बनाई है? 0 ईयर के बाद वाली वैल्यूज। एक मिनट, 0 ईयर को छोड़ दो, ये जो फ्यूचर वैल्यूज हैं, इन फ्यूचर वैल्यूज को हमें डिस्काउंट करना है किसी ऐसे रेट पर जिससे इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाए? 96 रुपए। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। और मतलब ये प्रेजेंट है, तो ये सभी जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये कौन है? फ्यूचर वैल्यूज। हमने YTM में क्या सीखा? फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर डिस्काउंट करें कि वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल बन जाए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 96। तो जिस रेट पर इन सभी फ्यूचर वैल्यूज का अमाउंट 96 के बराबर पहुंच गया, वो रेट हमारा KD होगा। लिख लेते हैं ये भी चीज एक बार। इन फ्यूचर वैल्यूज को
किस रेट पर डिस्काउंट करें, इन फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर डिस्काउंट करें कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू बन जाए, कि टोटल कॉमा लगा देना प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 96। यही रेट केडी होगा। मैं बार बार अपनी तरफ से ये वाली चीज बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, सो दैट आपके मन में किसी प्रकार का डाउट अराइज ना हो इसको लेकर। जिसका मुझे था इंतजार। ये लीजिए जी, अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं प्रेजेंट वैल्यूज का। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं शेड्यूल शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज, शेड्यूल शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज, ईयर एंड पर्टिकुलर्स। ये आपके लिए नई चीज आ रही है, आराम से समझेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंचने का तरीका है उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट -%, यह आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वहां वापस आऊंगा। मैंने यहां पर एक चीज लिखी थी, इंटरपोलेशन मेथड। नाउ आई कैन टेल यू दैट कि इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है। हमने ये सीखा, हमने अपनी फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करते हुए ऐसे रेट से लाना है कि वो प्रेजेंट वैल्यू के बराबर बन जाए। लेकिन ऐसा रेट जहन में आना बहुत मुश्किल है। अगर आ गया पहली बार में तो माता रानी की कृपा है आपके ऊपर, आपने ये समझ लेना, ठीक है ना। मान लो किसी बच्चे ने सोचा यार मैं ना इसको ऐसा करता हूँ 14% के रेट पर डिस्काउंट करता हूँ, और 14% पर किया, और वो मान लो टोटल जो आया फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट के बराबर आ गया, मतलब आंसर 14% है। लेकिन ऐसा चमत्कार कभी कभी होगा। बच्चे कह रहे नहीं सर इतना बड़ा इंडिया है, जब एग्जाम में जाएंगे किसी किसी का तो तुक्का लगेगा ही। नहीं लगेगा। पता आंसर कैसे आएगा? 13.77%, 12.19%, 17.05%। क्या ऐसा रेट जहन में आएगा? अब समझ गए आप। तो हमें क्या करना होता है, हम स्ट्रिक्टली ऐसा रेट के ऊपर स्ट्रेट अवे जाना ही नहीं चाहते जहां से सेम एग्जैक्ट वैल्यू बन जाए। हम कहते हैं एक ऐसा रेट लो जिसमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जब आप डिफरेंस लो तो माइनस में आ जाए। मतलब मान लो एक बार प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से बड़ी हो गई, एक बार फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। तो आपकी बेसिकली एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई। उसके बाद आप ऐसा रेट दोनों को यूज करते हुए ढूंढ सकते हो जहां पर जीरो होगा। जीरो होगा मतलब मैंने आपके सामने ये बनाया, इस वाले टेबल में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों को डाल देते हैं। तो जब मैं उनका डिफरेंस लूंगा आइडियली इट शुड बी जीरो, तभी तो वो रेट केडी बनेगा जहां पर पीवीएफ भी मैच कर गई। लेकिन मान लो अगर जीरो नहीं आया, माइनस में आ गई वैल्यू या पॉजिटिव में आ गई वैल्यू, तो हम कह रहे हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। ये दोनों जब आ गए तो जीरो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, वो इजीली आ जाएगा। कैसे? जिस टेक्निक से आएगा उसका नाम है इंटरपोलेशन मेथड। अभी कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन दी कोई गल है ही नहीं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एग्जाम्पल। मान लो मैं कहता हूं 100 गुना 1, आप कहते 100। मैं कहता हूं 100 गुना 2, आप कहते 200। मैं कहता हूं 100 गुना 3, 300। 100 गुना 4, सर ये क्या कर रहे हो सर, 100 का पहाड़ा सिखा रहे हो, 100 का टेबल? जी नहीं, सुनिए। हमने यहां पर क्या किया, जो ये वैल्यू थी इसको 100 को अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहे और वैल्यूज हमारे पास अलग अलग आती रही। टोटल कितना आ गया? 800। अगर मुझे टोटल चाहिए तो मैं इतना लंबे रास्ते से क्यों जा रहा हूं? जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये तो कॉमन है 100। तो मैं अगर इन सब का टोटल कर लूं 1 2 3 4 8, तब भी तो आंसर 800 ही आएगा। तो हम 1 2 3 4 ऐसे क्यों करें? और सोचो अभी तो ये 1 2 3 4 है, अगर मैं कह दूं 4 की बजाय 10 टाइम्स है और मल्टीपल में मान लो वैल्यू कोई डिफरेंस ही है, लेट्स से 73, और यहां पर वैल्यू 1 नहीं है, लेट्स से 1.3, 0.91, 0.75, इस तरह से, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या रहेगा? ये वाली टेक्निक। अब मैंने ये क्यों बताया, इस चीज को सुनिए।
होगा क्या, जब आप YTM मेथड में आए, हमने यहां पर देखा हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 5 रुपए हर साल है, 5 रुपए हर साल 12 साल तक। तो हमें यह भी पता है कि इसको वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये चीज तो हमने यहां सीखी ना, जब आप फर्स्ट ईयर की वैल्यू लोगे तो फर्स्ट ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई, सेकंड ईयर में जब वैल्यू निकालना चाहोगे सेकंड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर एक साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग अलग आता है, ये हमने सीख लिया था। तो आप हर बार पीवीएफ अलग की बजाय अगर इंटरेस्ट को सीधा टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। समझने में क्या कह रहा हूं, मान लो जस्ट एज्यूम दिस इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही है, तो अलग अलग बार पीवीएफ से मल्टीप्लाई क्यों करते हो, इनके टोटल ऑफ पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दो ना। और टोटल ऑफ पीवीएफ को पता क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ पीवीएफ इज कॉल्ड एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के टोटल को बोला जाता है एन्युटी फैक्टर। कैसे निकालते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, पहले यहां पर लिख दें फॉर इंटरेस्ट, इसको एक मिनट नीचे शिफ्टिंग करता हूं इसकी में। as the amount as the amount of interest remains the same every year, comma, so rather than multiplying each interest with present value factor of different years, so rather than multiplying each interest with present value factor of different years, we shall multiply interest with the annuity factor. We shall multiply interest with the annuity factor. और ये annuity factor क्या होता है, annuity factor इसको पॉपुलरली AF भी बोलते हैं, इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आप सेम वैल्यू को बार बार अलग अलग पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे, उससे बेटर है आप सभी पीवीएफ का टोटल कर दीजिए ना, एन्युटी फैक्टर कहते हैं उसको, और सीधा उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं, मैंने पहले कहा था हर चीज को बहुत आराम से समझा रहे हैं और सब चीज को लिख भी रहे हैं। ये चीजें लिखवाने की आवश्यकता नहीं थी जो स्टेप्स वगैरह मैंने था, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं टू मेक श्योर कि हमारी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये इन्वेस्टमेंट हो रही है इन दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये चीजें सीए फाइनल में आप जाएंगे, वहां पर जो आपका एफएम का पोर्शन है वहां पर ये सब आपके काम में आने वाला है, ठीक है ना। और अगर बेसिक सही होंगे तो वहां एसएफएम समझने में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली जी, ठीक है। चलिए अब हम फाइनली यहां पर आगे वापस, मैंने क्या कहा ये लीजिए, ठीक है, मैंने क्या कहा वो बात की बात, ईयर एंड जीरो भी आएगा यहां पर। उसके बाद हम 1 से 12 साल का इंटरेस्ट एक साथ लेने वाले हैं और यहां डाल दिया 12th ईयर में क्या होने वाला है, 12th ईयर में एक रिडेम्पशन वैल्यू थी, गलती से ऐसा मत सोचना 112 जो 12th ईयर की वैल्यू है उसको भी एन्युटी फैक्टर से कर दें। एन्युटी फैक्टर से वही चीज मल्टीप्लाई होती है जो कि कांस्टेंट है ओवर द ईयर्स, और 112 जो रिडेम्पशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही ईयर में, 12th ईयर में। अभी देखो आराम से, 0 ईयर पर्टिकुलर्स, 0 ईयर में क्या हुआ, अपने पास नेट प्रोसीड्स आई, हमने डिबेंचर का इशू किया था, नेट प्रोसीड्स। 1 से 12 साल में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, और 12th ईयर में क्या जा रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू। 12th ईयर में क्या जा रहा है, रिडेम्पशन वैल्यू। कैश फ्लोज है तीसरा कॉलम, इसमें क्या लिखना है, अमाउंट। 0 ईयर में नेट प्रोसीड्स कितने की आई थी, क्वेश्चन नंबर 3 में जाकर देखिए, नहीं तो यहां से ही पता चल जाएगा, 96 रुपए की। तो कैश फ्लो में जाकर लिख देंगे प्लस 96। 1 से 12 साल में जो इंटरेस्ट था कितना था, 5 का, तो माइनस कर दिया जी 5।
रिडेम्पशन वैल्यू कितना है जी 12th ईयर में? 112, तो ये आ गया -112। ये हो गए कैश फ्लोज। हम ये जानते हैं जो 0 ईयर का कैश फ्लो वो तो पहले साल का, जो 0 ईयर के सामने उसके सामने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आता है 1। ये मैंने आपको यहां पर सिखाया था, देखिए अगर आप बच्चों को याद हो, ये लाइन लिखी थी, एट 0 ईयर पीवीएफ शेल ऑलवेज बी 1। 0 ईयर में पीवीएफ 1 होगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला में भरोगे, जैसे ही आप फॉर्मूला के अंदर इसको फिल करते हो तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमें अब यहां पर क्या करना है, बच्चे कह रहे हैं सर पीवीएफ का रेट बता दो। अरे वही तो ढूंढना है मित्र, वही तो ढूंढना है, तो हमें यहां पर कुछ एजम्पशन लेकर चलना पड़ेगा। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं 5%, फॉर एग्जांपल जी, तुक्का ऐसे ही, सर सच में तुक्का? हाँ जी तुक्का। सर हमारा मन कर रहा है 8%, आप ले लो 8%। कोई बच्चा कह रहा है सर 10% ले लो बेटा 10%, मेरा मन कर रहा है 5, मैंने 5 ले लिया। 5% पर हमें फैक्टर निकलना है। 0 ईयर के सामने हमेशा 1 आएगा, मैटर ही नहीं करता रेट क्या है, क्योंकि रेट कोई भी 1/1 प्लस आर रेज टू पर एन, जब एन ही 0 है तो 1 हो गया। उसके बाद आ रहा है 1 to 12। 1 to 12 यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा एन्युटी फैक्टर 5% पर 12 साल का। सवाल उठा है एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना है। एन्युटी फैक्टर के लिए आपने क्या करना, फॉर्मूला होता है पीवीएफ का 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन। 1/1 प्लस आर रेज टू पावर एन होता है पीवीएफ। हमें 5% पर चाहिए, मैं कहूंगा 1 डिवाइड बाय 1.05, 12 साल का चाहिए। आपने क्या करना, 1 डिवाइड बाय 1.05 के बाद 12 बार इक्वल प्रेस करना, जितने भी साल का चाहिए। मेरे इस एग्जांपल में 12 का चाहिए तो 12 साल का। आइए करें, 1 डिवाइड बाय 1.05 कर दिया, 12 बार इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। सबसे पहले तो जो 12वां आया लास्ट वाला, इसको यहां यूज कहां करना है, 12th ईयर के सामने इसको लिख लो, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। 0.5568 है तो 0.557 कर लीजिए। 12th ईयर का चाहिए ना रिडेम्पशन वैल्यू के लिए, क्योंकि वो 12 साल बाद आ रहा है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा आज की डेट में, 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हम डिस्कस कर रहे थे एन्युटी फैक्टर। आपने 12 बार जब ये प्रेस कर दिया, उसके बाद आपके कैलकुलेटर पर बटन होगा जीटी, उसे दबा दीजिए। मैंने दबाया जीटी और ये वैल्यू आ गई मेरे सामने 8.86325, तो 8.863 कर दिया मैंने जी। ये हो गया आपका एन्युटी फैक्टर। कुछ बच्चे कह रहे सर हमारे कैलकुलेटर पे जीटी नहीं है, तो भैया कैलकुलेटर को बदल डालो, कैलकुलेटर को बदल डालो। सर अभी अभी खरीदा था बेटा, कोई बात नहीं तो भी बदल डालो। सर पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा तो भी बदल डालो। बदलना तो पड़ेगा, एग्जाम में नहीं तो दिक्कत आएगी। सर कोई और तरीका नहीं है बता रहा हूं शांति विनम्रता से। एक और तरीका भी है जिनके पास जीटी नहीं है, हालांकि वो तरीका बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेटर नहीं बदलना। कैलकुलेटर ऐसा जिसमें जीटी हो, नहीं तो पेपर में पता नहीं कितना टाइम एक्स्ट्रा खराब करोगे। जीटी बहुत काम की चीज है और बहुत ज्यादा काम आएगी अपने को आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। जिनके पास जीटी नहीं है वो क्या करेंगे, वो करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल प्रेस किया, पहले साल का आया एम प्लस कर दो, फिर से इक्वल एम प्लस कर दो। एम प्लस क्या होता है, मेमोरी में प्लस कर रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है मेमोरी में भेजते जा रहे हैं। तो आपने ये प्रोसीजर करना है 12 टाइम्स, 12 बार इक्वल 12 बार एम प्लस। एक बच्चा कह रहे सर 12 बार पहले इक्वल दबा दूं और फिर 12 बार एम प्लस एम प्लस एम प्लस ऐसे दबा दूं। नहीं बेटा सॉरी, ऐसे नहीं होगा, यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। तो एक बार इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस, ऐसे 12 बार इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस करना, और लास्ट में एम आरसी मेमोरी रिकॉल नाम का बटन होगा, उसे प्रेस कर देना, आपकी सेम वैल्यू आ जाएगी जो हमारी आई 8.863। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। मल्टीप्लाई करते हुए पीवीसीएफ तक पहुंच जाते हैं। पीवीसीएफ का मतलब क्या होता है, पीवीसीएफ मींस प्रेजेंट वैल्यू किसका, ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया किसका, कैश फ्लो का। देखो कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया पीवीएफ से तो क्या आ गया, पीवीसीएफ। चलिए 96 इंटू 1, ये आ गया 96।
मेमोरी वाले फंक्शंस का यूज करना सीखेंगे। कैलकुलेटर पर ऑन प्रेस कर लो, कैलकुलेटर पर ऑन प्रेस कर लो। जब भी मेमोरी वाले फंक्शन का यूज करना, इसके लिए प्री कंडीशन क्या है, कैलकुलेटर पर ऑन प्रेस करो, स्क्रीन के ऊपर देखो कहीं m प्लस वगैरह कुछ m वगैरह लिखा तो नहीं आ रहा, स्क्रीन के ऊपर देखो कुछ m वगैरह तो नहीं लिखा आ रहा। अगर लिखा आ रहा है तो कैलकुलेटर को 2-3 बार ऑन प्रेस कर दो, और अगर उसके बाद भी नहीं गया तो MRC को 2-3 बार प्रेस कर दो, वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है। मेमोरी वाले फंक्शन को यूज करने की कंडीशन क्या है कि कैलकुलेटर की स्क्रीन पर पहले से मेमोरी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है उसका मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी में पहले से कुछ भरा हुआ है, मुझे उसकी मेमोरी को खाली करना है, क्योंकि हम नई कैलकुलेशन उसमें भरने वाले हैं। ठीक है। तो मेमोरी फंक्शन का यूज बहुत काम की चीज है। इस क्वेश्चन में भी सिखा रहा हूं क्या करना। 96 इंटू 1 किया 96, मेमोरी प्लस में डाल दो, क्योंकि ये कौन सी आइटम थी, ये प्लस वाली आइटम थी। फिर आ रहा है 5 इंटू 8.863, माइनस का साइन है तो माइनस लिख के मेमोरी माइनस में डाल दो, 44.32 अप्रोक्सीमेटली, चलो पूरा ही लिख दे 44.315। फिर 112 गुना 0.557, ये भी माइनस की आइटम है, मेमोरी माइनस में डाल दो, -62.384। ये लीजिए जी, इसका नेट वैल्यू निकालनी है। MRC को प्रेस कीजिए, ये आ रहा है -10.699, और आई कैन से -10.7 भी इसे कह सकते हैं, -10.70। मैंने क्या कहा था, हमें चाहिए तो ऐसा रेट जिस पर सीधा ये 0 आ जाए, लेकिन ऐसा रेट मैंने कहा बहुत मुश्किल है मिलना, तो हमारा एम भी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास नेट में नेगेटिव आ गई, मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट का डिफरेंस लिया, माइनस में आ गया। एक वैल्यू ऐसी आ जाए जहां पर पॉजिटिव आ जाए। यहां पर माइनस आने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी माइनस वाली चीजें थी ना, ये ज्यादा बड़ी हैं, मतलब जो मेरी फ्यूचर वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा बड़ी है डिस्काउंट करने के बाद भी। मुझे अब ऐसा रेट चाहिए जहां पर फ्यूचर वैल्यू कम हो जाए प्रेजेंट वैल्यू से, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। सिर्फ बताने के लिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसे। अब हमें क्या करना है, दूसरा रेट चूज करना है। पहले जो 3 कॉलम थे, ये देखो जी, पहले वाले 3 कॉलम ये तो आपके फ्रीज रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा, पीवीएफ का रेट और पीवीसीएफ। तो हमें क्या करना है, पीवीएफ का रेट चूज करना है। हम कह रहे हैं पीवीएफ एट द रेट %, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पीवीसीएफ के साथ। सवाल उठा कौन सा रेट चूज करें। बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। स्क्रीन को थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। कौन सा रेट चूज करना डिपेंड करता है आप एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। हमें बच्चे बहुत बार रट्टा मारते हैं कि अगर पहले रेट से नेगेटिव है तो बाद में बड़ा रेट चूज करें कि छोटा रेट चूज करें। रट्टे को छोड़ दीजिए, लॉजिक समझिए। यहां पर माइनस आ गया, मुझे अब यहां पर चाहिए पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि ये दो तो हमें पता है कि वैल्यूज माइनस की ही आने वाली हैं, और ये प्लस की है, और ये जो प्लस की वैल्यू है ये पता है ये 96 ही आएगी, क्योंकि ये हमेशा 1 ही रहता है। इतनी बात भी समझ में आ गई। और मुझे अगर नेट वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 नेगेटिव की बड़ी वैल्यूज आई थी, मुझे इनको यहां पर रिड्यूस करना है कुछ इस तरह से कि वो 96 में से माइनस करो तो यहां पर मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। इतनी बात भी समझ आ गई। और ये जो पीवीसीएफ है ये कैसे आता है, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। क्या आप इस कैश फ्लो को चेंज कर सकते हैं? जी नहीं। ये तो जो एक बार क्वेश्चन में आ गया वही रहने वाला है। 5 और 112 ये तो चेंज नहीं होगा। आप सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो, फैक्टर को। आप सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो, फैक्टर को चेंज कर सकते हो। यानी कि सारी कहानी इस पर आकर खत्म हो गई। कैश फ्लो सेम है, मुझे इस वैल्यू को छोटा बनाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा चाहिए होगा, जो छोटा हो। यानी कि जो यहां पर 8.863 था ये अब क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सो दैट जब ये 5 वाली माइनस से मल्टीप्लाई हो तो जो पहले -44 आया था ये -44 से कम आए। सिमिलरली -112 को 0.557 से मल्टीप्लाई करके आया था -62, लेकिन अब मुझे चाहिए कि ये -62 नहीं माइनस में कम आए। ये माइनस में कम आएगा तभी तो मेरी वैल्यू नेट पॉजिटिव की तरफ जाएगी। मींस हमें ये जो फैक्टर्स की वैल्यूज हैं इसको करना है कम। और फैक्टर की वैल्यू कम होती है जब आप रेट को बढ़ाते हैं। मतलब आपने पहले 5% लिया, अब आप अगर 6, 7, 8 ऐसे लेंगे तो आपका रेट जब बढ़ेगा आपकी वैल्यू कम होगी।
अभी देख लेते हैं, पहले इसको जो गन मचाया इसको रब कर दे। हो गया? अरे 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 वापिस कैसे आ गया? अरे 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 भाई 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 रुको, तनिक रुको, तनिक रुको, तनिक रुको। ठीक है, रुक गया रुक गया रुक गया। आई होप इट्स रुक गया, आई होप इट्स रुक गया ना। ओके, तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट फैक्टर का रेट बढ़ा। लेट्स से हम लेते हैं जी 7%। सर ये कैसे पता चलेगा कितना गैप लेना है? इस वैल्यू के बेस पर। ये वैल्यू काफी छोटी रह गई है, तो हम बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं लेने को, आप 10 12 15 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे लग रहा है 1 या 2% के गैप में आंसर आ जाएगा, तो मैं 7% ले लेता हूं। पीवीएफ एट द रेट ऑफ 7%, ये तो 1 ही आ गया। फिर से भैया, जिन बच्चों को पहले कुछ तकलीफ रही वो अब समझ सकते हैं। हमें 7% पर 12 साल का एन्युटी फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.07। कितनी बार इक्वल प्रेस करोगे? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो 12वें साल में दिख रहा है पहले तो उसे यहां पर डाल दो, 0.444। और देख सकते हैं जैसा हमने कहा था, अगर आप रेट बढ़ाएंगे 5 से 7 तो इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। और जिनके पास जीटी है, जीटी प्रेस कर दीजिए, तो ये वाला वैल्यू आ गया आपका 7.943। और जिनके पास नहीं है जीटी, वो इक्वल एम प्लस करते रहे 12 बार, और लास्ट में एमआरसी प्रेस करना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 96 इंटू 1 मेमरी प्लस 96 96 इंटू 1 96, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 7.943 मेमरी माइनस 39.72, और 112 इंटू 0.444 एम माइनस 49.73। और बिल्कुल सही जी, हमारे पास ये टर्न हो गया पॉजिटिव में। हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई 6.557 जी। यहां तक आराम से देख लीजिए। हमें अल्टीमेटली ऐसे दो रेट चाहिए जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। एक बच्चे ने मान लो लिया पहले 5%, बाद में उसने लिया 15%, उसका भी पॉजिटिव आ रहा होगा। बेसिकली 7 पर अगर पॉजिटिव आ गया, मतलब 8 9 10 सब पर पॉजिटिव आएगा। तो क्या आप कोई भी दो रेट लेकर आगे बढ़ सकते हैं? जी नहीं। अब जो हम इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज करने वाले हैं, वहां पर आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट तब आएगा अगर दो रेट्स जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव आया है उनका डिफरेंस मिनिमम हो। मैंने लिया 5 और 7, तो मेरा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा एज कंपेयर्ड टू द स्टूडेंट जिसने 5 और 15 लिया होगा, जिसने 5 और 10 लिया होगा, 5 और 12 लिया होगा। अब सवाल उठा, एग्जाम में कितने तक का गैप ले सकते हैं दो रेट्स के बीच में? जैसे मेरा तो 5 और 7 दो का ही गैप है। एग्जाम में अप टू 4% तक का गैप चल सकता है, मतलब 5 और 9, 5 और 12 नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, इंटरपोलेशन टेक्निक का ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको देखकर बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, तो हम फॉर्मूला से जाएंगे नहीं। मैं पहले आपको यूनिटरी मेथड से सिखा दूंगा आराम से, अप्रोच से, उसके बाद हम जो है फॉर्मूला बना लेंगे। आइए यहां पर सिखाता हूं, वहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा। यहां पर सिखाता हूं, वहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा। ये कैसे करूं? चलो ठीक है, ये लीजिए, यहां पर भी कर देते हैं। हमने दो रेट लिए, एक रेट था 5% और एक रेट था 7%, ठीक है। ये रेट 5%, ये रेट 7%। 5% पर आपकी वैल्यू कितनी आई? -10.70। 7% पर वैल्यू आई +6.557। मुझे क्या चाहिए? आई एम इन नीड ऑफ द वैल्यू 0, और ये हमें पता है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के बीच में 0 लाई करता है, और इस 0 पर जो रेट आएगा दैट इज माई केडी, दैट इज माई केडी। नाउ बड़ा आसान तरीका, इन दोनों का गैप कितना है? इन दोनों गैप, बच्चा कहता सर 10.7 माइनस 6.557, 4.143। गलत उत्तर, वो नेगेटिव है। पहले यहां से यहां तक का गैप देखो कितना है, 10.7। यहां से यहां तक का गैप देखो 6.557। इन दोनों को प्लस करो तब आएगा 10.7 प्लस 6.557। इनका टोटल गैप है
17.257 जी, 17.257। हमारे पास दो रास्ते हैं चलने के। एक रास्ता क्या है, आपका जो गैप है टोटल कितना है 17.257 का, जब डिफरेंस इन रेट कितना है 2%, लेकिन मुझे सिर्फ कितना चाहिए गैप, मुझे सिर्फ अगर इतने गैप के लिए आप रेट बता दो तो बढ़िया हो जाएगा। समझिए कैसे, फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ लिख रहा हूं, फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 17.257 डिफरेंस इन रेट्स इज इक्वल टू 2%। देखिए ना, 5 और 7 दो डिफरेंट रेट हैं, तो हमारा टोटल गैप है 17.257 का। सो फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ मुझे कितना चाहिए 10.7, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 0 तक जाना है ना, यहां से मुझे तो सिर्फ 0 तक जाना है, तो मेरा डिफरेंस कितने वैल्यूज का 10.7, तो इतने के लिए डिफरेंस इन रेट कितना बनेगा 2/17.257 मल्टीप्लाई 10.7। यूनिटरी मेथड, इतने मैंगो इतने के, तो कितने मैंगो कितने के, ये आ गया जी 2 डिवाइड बाई 17.257 मल्टीप्लाई 10.7, ये आ गया पुत्र 1.24%। यानी कि मैंने ये वाला गैप ढूंढ लिया 1.24%। 5 यहां है, 7 यहां है, मतलब जैसे जैसे 5 से बढ़ रहा हूं 7 की तरफ तो रेट बढ़ता जा रहा है, तो 5 में अगर 1.24 ऐड कर दूं तो ये आ गया जी 6.24%। यही आपका केडी है। कंपनी की कॉस्ट कितनी है 6.24%। ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला सिखाऊं क्या है, अच्छा फॉर्मूला है इसका केडी का, लिखेंगे केडी इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस नेगेटिव वैल्यू डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ब्रैकेट में जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला पहले दिखा देता, आप कहते दैया दैया ये नहीं हमसे होगा, ये नहीं हमसे होगा। अब देखो इस फॉर्मूला में वैल्यूज भरो, हमने किया क्या, लोअर रेट कितना था 5, नेगेटिव वैल्यू कितनी थी अपनी 10.7 की, डिवाइड बाय नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, बेसिकली डिनोमिनेटर में अपने को टोटल डिफरेंस चाहिए, टोटल डिफरेंस चाहिए। नेगेटिव 10.7, पॉजिटिव वैल्यू कितनी थी 6.557 की, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट। हमने जो दो रेट लिए वो थे 5 और 7, उनका गैप 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 5 प्लस ये हो गया जी माइनस 10.7 डिवाइड बाय इन दोनों का टोटल 10.7 और 6.5 का माइनस माइनस प्लस होता है, और लिखेंगे कैसे से माइनस 17.257 इंटू 2। तो अल्टीमेटली ये जो माइनस है माइनस से माइनस कैंसिल ही होना है आपका, ठीक है ना। तो 10.7 इंटू 2 डिवाइड बाय 17.257 प्लस, अरे भाई 17.257 प्लस 5, ये आ रहा है जी 6.24%। दिस कम्स आउट टू 6.24%। इसमें बताइए जी अगर कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल सही, फॉर्मूला का रट्टा मारना ही नहीं है, फॉर्मूला डिफरेंट सिचुएशन में बदलता रहता है। जैसे हमारे यहां तो क्या था, 0 ईयर में पैसा आया और बाकी सब में गया। अगर मैं सिचुएशन रिवर्स कर दूं, 0 ईयर में पैसा चला गया और बाकी सालों में पैसा आ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ऐसा ही होगा, सिचुएशन बदलती रहेगी। तो हमें बेसिकली जो बेस बनाना है वो इसको बनाना है कि हम निकाल किस तरह से रहे हैं। बिना फॉर्मूला के भी आप इजीली निकाल सकते हो। सिंपल सी बात होगी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 5%, तो हमने यहां लिख दिया जी 5%, हमने यहां लिख दिया 5%। उसके बाद मुझे कितना गैप चाहिए, ओनली 10.7 आउट ऑफ टोटल 17.257, और 17.27 कितना गैप है 2% का, 5 और 7 का।
तो अकॉर्डिंगली जितना मुझे चाहिए अपॉन जितना डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, बस ये हमें याद रखना है। अब कुछ बच्चों के मन में, सर जैसे आप 5 से गए 6.24 आए तो क्या 7 से चलकर भी 6.24 तक आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। ये तो पता ही है ना कि 17.257 के लिए डिफरेंस रेट 2% है। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं इस वाले गैप के थ्रू जा सकता हूं, द आंसर इज यस। आंसर इज यस। मैं उससे भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट वे, ऑल्टरनेट वे है, हम क्या करेंगे 6.55 वाले 7 वाले गैप से चलेंगे। लिखना ऐसे ही है, यूनिटरी मेथड सेम रहेगा। फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ, फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 17.257 डिफरेंस इन रेट कितना है पुत्र? 2%। सो फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ, अपने को कितना चाहिए इस बार? 6.557। डिफरेंस इन रेट्स इज 2% डिवाइड बाय 17.257 इंटू 6.557। यूनिटरी मेथड लगा दें तो देखते हैं कितना आता है। ये आगे जी 0.76%। 0.76%। आप कहां खड़े थे? यहां 7% पर, और जैसे जैसे मैं 7 से इधर आऊंगा लेफ्ट की तरफ तो रेट कम हो रहा है, क्योंकि यहां पर 5 लिखा है। मतलब जैसे जैसे 7 से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं रेट कम होता जा रहा है। और ये रेट, इस गैप की वैल्यू हमने कितनी ढूंढ ली? 0.76%। तो आप कहेंगे कि भैया मैं 7% से स्टार्ट हुआ, उसमें से माइनस कर दिया 0.76%, अल्टीमेटली आप यहीं पहुंचेंगे 6.24% पर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चॉइस हमारी है, हम किसी भी ऑल्टरनेट से कर सकते हैं, एनी वे। तो ये फाइनली अपना केडी बनता है जी। सो द केडी इज 6.24%। अब सवाल उठता है, क्या होमवर्क में कुछ कर पाओगे? सीख तो लिया है, सीख तो लिया है। अच्छा, होमवर्क में मैं इसका एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करके आना। एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, ये प्रश्न आप करके आना। यहां डाल दूं होमवर्क क्वेश्चन, YTM का एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको। लिखिए जी, गुलाब लिमिटेड, गुलाब लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 18 to be matured on 1st April 23. Market value of debt, market value of debt at time of issue is ₹80, full stop. Find KD as per YTM, assuming that redemption is at par, assuming that redemption is at par and tax rate is 35%. ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा जी। क्या लिखा हमने, मैं डिक्टेट कर देता हूं वापस से एक बार। क्वेश्चन है, गुलाब लिमिटेड ने इशू किए 10% डिबेंचर, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 1 अप्रैल 18 को टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 23, मतलब 5 साल की लाइफ है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एट द टाइम ऑफ इशू इज 80। ये क्यों दिया आपको? चाहे आपने फेस वैल्यू 100 वाला इशू किया, जब मार्केट प्राइस 80 चल रहा है, यानी कि 0 ईयर में जो आपका नेट प्रोसीड्स है वो 80 रुपए ही आएगा, 100 रुपए नहीं आएगा। 100 रुपए का यूज क्या है? इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए। केडी निकालना है YTM से, एज्यूमिंग दैट रिडेम्पशन इज एट पार, मतलब रिडेम्पशन 100 रुपए पर ही होगी, प्रीमियम वगैरह नहीं है। और टैक्स रेट कितना है? 35%। ये करना है आपको, हिंट दे देता हूं, जो डिस्काउंटिंग रेट यूज करने हैं आपके लिए नया नया है, अभी कहीं आप 5, 6, 7, 8 में उलझे रहो, तो 10 से लेके 15 तक के रेट्स में इसका जो है उत्तर मिलेगा। आप मतलब 10,
12, 14, 15 ऐसे यूज कर लो जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। बिटवीन 10 to 15, बिटवीन 10 to 15%, ये हिंट दे देता हूं जी, हिंट। यूज डिस्काउंटिंग रेट्स बिटवीन 10 to 15%, ये आपको हिंट दे दिया जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। वाईटीएम का ये वाला क्वेश्चन चेक करेंगे, एक प्रश्न और है वो मैं क्लास में करवाऊंगा आपको, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।